विधानसभा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा 30 अप्रैल तक हरियाणा विधानसभा बन जाएगी ई विधानसभा। हरियाणा कैबिनेट में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक के मसौदे को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन। एक करोड़ से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जा चुकी है कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने युवा शक्ति की सराहना की। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से फतेहाबाद में घर घर जाकर लोगों का किया जा रहा है इलाज। वैन में टेस्टिंग, लेबोरेटरी, दवाइयां और अन्य चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा विधानसभा 30 अप्रैल तक ई विधानसभा बन जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम के तहत इस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी विधायकों और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अधिकारी आए हैं। 2 दिन का ये कार्यशाला चलेगी और 2 दिन के पश्चात जो ट्रेनिंग इन अधिकारियों को वो दे करके जाएंगे, वो हमारे आने वाले सभी कर्मचारियों को, हमारे सभी सम्मानीय विधायकों को वो ट्रेनिंग का कार्य लगातार चलेगा, ताकि सभी लोग ई विधान को जल्दी से जल्दी अपना सकें। देखिए, अनुमान ये है कि लगभग 8.5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आने वाला है और उसका 60% शेयर जो है वो केंद्र की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से दिया गया है और 40% शेयर जो है वो हरियाणा सरकार ने दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 2 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कार्यवाही पहले की तरह सामान्य रहेगी। बात अवश्य है कि इस बजट सत्र के अंदर अगर भगवान ने चाहा तो अब की बार सत्र जो कोरोना काल से पहले जो व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था को देखते हुए हम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है, जो इसे अपराध बनाता है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पात्र व्यक्तियों को कोई परेशानी ना आए, इसलिए पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और वो पात्र होगा तो उसकी स्वतः पेंशन शुरू हो जाएगी। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्य की सराहना की।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने सभी राज्यों की वर्चुअल माध्यम से बैठक की थी। बैठक में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को अवगत कराया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को लागू किया है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में भूजल के विनियमन व संरक्षण से जुड़े अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। इनमें सूक्ष्म सिंचाई, अपशिष्ट जल की सिंचाई और जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 170 करोड़ 87 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई जा चुकी हैं और 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने युवा शक्ति की सराहना की और कहा कि यंग इंडिया इस महामारी से पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 71,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,72,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 96.70% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 99 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,46,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत प्रदेश भर में सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रही है। फतेहाबाद जिले के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस वाहन में टेस्टिंग लैबोरेटरी, दवाइयां और अन्य चिकित्सा संबंधी उपकरण भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल मेडिकल वैन से विशेषकर ग्रामीणों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। इस वैन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है और संक्रमित आने पर उन्हें दवाइयां और परामर्श भी दिया जा रहा है। भी जो बीमारियां हैं जो कॉमन देखने में आती हैं, जो गांव के लेवल पे ठीक हो सकती हैं, ट्रीट हो सकती हैं, डॉक्टर की दवाई वहाँ देके तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वहाँ जाके दवाई देंगे। कि कोविड में तो इसका अगर कुछ ऐसा लगता है, उसको पेशेंट आता है तो वो टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव वगैरह एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो उसको वहाँ जाके मेडिकल किट भी दे सकते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये मोबाइल मेडिकल वैन उन लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है जो दिव्यांग हैं या किसी कारणवश अस्पताल नहीं जा सकते। उन्होंने घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। पहले हरियाणा सरकार ते केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ बहुत सोहनी हर तरह की फैसिलिटी होगी। ਇਹਦੇ 'ਚ डॉक्टर साहब अवेलेबल होणगे, सारी फैसिलिटी मौजूद होगी। ठीक है जी, तो बहुत धन्यवाद करते हैं ਅਸੀਂ स्वास्थ्य विभाग का जिन्होंने बहुत सोहनी पहल हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ भी शुरू की है। इसका मरीज़ को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये गाँव में जाती है। जो मरीज़ विकलांग है, चल नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल ये सरकार ने गाँव के लिए बनाई है। इसके लिए मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। बारे में वैसे तो आपको पता ही है, क्योंकि ये गांव में जाती है, कस्बे में जाती है, जहाँ क्या है मतलब पेशेंट को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती या पेशेंट असमर्थ है चलने में, वो आ नहीं सकता, किसी कारणवश कहीं साधन नहीं है, कोई गांव में कहीं बसें भी नहीं जाती है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। इसमें क्या है भी हर एक बंदे को जो भी मेडिकल सुविधा है वो मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को दिए गए फिटनेस के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने और फिटनेस खेल खिलाड़ियों और उसके इतिहास से जुड़े तमाम बिंदुओं को रोचक तरीके से क्विज के जरिए सामने रखने के लिए फिट इंडिया क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 180 से ज़्यादा जिलों के 360 स्कूल पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्विज में लगभग 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि है, जो क्विज के विभिन्न चरणों के दौरान विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा की गई इस पहल से जुड़ने का सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ। फिट इंडिया क्विज में देश के कोने कोने से भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी जी जान लगाकर एवं दिमाग से फिट इंडिया क्विज में भाग लेंगे और अपने विद्यालय, परिजनों एवं राज्य का नाम रोशन करेंगे।
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल में रेवाड़ी जिले के किसानों को जैविक खेती करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण शिविर में जैविक खेती करने और इसके उत्पादन को बेचने के तरीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कंबोज ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के सत्यापन और फसल प्रबंधन के प्रति अवगत कराया जा रहा है। दूसरे जिलों से भी किसान आए हैं और अलवर से भी आए हैं, तो यहाँ पर इन सब किसानों ने काफ़ी उत्साह से सीखा है और जो हमने यहाँ पर बताया उनको जानकारी दी है वो है PGS इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी कि छोटे छोटे किसान जो है वो कैसे समूहों में अपने आप को इकट्ठा करके ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। किसानों ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर से उन्हें जैविक खेती करने के लिए विस्तृत जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी वृद्धि होती है, इसलिए हमें जैविक खेती को अपनाना चाहिए। यहाँ भाई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे बनवाना है, किस समूह में काम करना है, क्या कैसे मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की करनी है, इन विषयों पे हमारी आज चर्चा हुई। यहाँ पर जैविक की खेती के बारे में ट्रेनिंग दी, हमें इसका बहुत लाभ मिला क्योंकि हम तो कर रहे थे पहले से ही, लेकिन उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या थी सर्टिफिकेशन की। हालांकि हमने पहले ले रखी थी लेकिन फिर भी हम उसके बारे में और वो कर रहे हैं और उन्होंने ये सर्टिफिकेशन देंगे हमें, तो आगे उसको हम दिखाकर अपना माल उत्पाद बेच सकते हैं। पंचकुला के रामगढ़ स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में 97वें कमांडो कोर्स में 105 प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को कठोर प्रशिक्षण के साथ साथ मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। ITBP उप महानिरीक्षक राजेश शर्मा ने बताया कि कोर्स के दौरान कमांडो को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें हेली स्लेदरिंग कमांडो कोर्स का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसमें हेलीकॉप्टर द्वारा रस्सी के सहारे उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि स्लेदरिंग का उपयोग आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जब खतरनाक लैंडिंग स्थिति के लिए जमीन नरम या समतल न हो। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे ये एक Mi-17 खड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर में हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि कमांडो कोर्स, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। जो कोर्स ये प्रेजेंट कोर्स चल रहा है, ये 97th कमांडो कोर्स है, जो कि 3 जनवरी को शुरू हुआ था और 10 हफ्ते का कोर्स है। 12 मार्च को ये ख़त्म होगा। अभी इसका 6ठा हफ्ता चल रहा है। ये कोर्स एक प्योरली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जिसमें कि पूरे ITBP से जो चुनिंदा हमारे लड़के हैं, जवान हैं, जो मेंटली और फिजिकली रोबस्ट हैं, फिट हैं, परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी है, उनको सेलेक्ट करके इस कोर्स के लिए भेजा जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के करदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए अपडेट GST अधिनियमों और नियमों की एक ई-रिपोजिटरी द हरियाणा GST कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नवीनतम HGST CGST अधिनियम और उसके नियमों के बारे में करदाताओं को जागरूक करने के लिए ये पोर्टल एक अभूतपूर्व पहल है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल करदाताओं, कर पेशेवरों और केंद्र और राज्य कर अधिकारियों से व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद शुरू किया गया था। ये पोर्टल कई अन्य प्रमुख विशेषताओं के साथ व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एकमात्र पोर्टल है जो अधिनियम की विभिन्न धाराओं को नियमों और प्रपत्रों की मैपिंग प्रदान करता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा 30 अप्रैल तक हरियाणा विधानसभा बन जाएगी ई-विधानसभा। हरियाणा कैबिनेट में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक के मसौदे को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 60 वर्ष आयु पूरी करने पर अपने आप आएगी बुढ़ापा पेंशन। 1 करोड़ से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जा चुकी है कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने युवा शक्ति की सराहना की। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से फतेहाबाद में घर घर जाकर लोगों का किया जा रहा है इलाज।
वैन में टेस्टिंग लैबोरेटरी, दवाइयां और अन्य चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।